गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रदेश प्रादेशिक वर्गीकरण इसके ऊपर जो एक श्रृंखला शुरू की थी नियोजन के संदर्भ में, उसमें आज का जो वीडियो है उसमें हम जो प्रादेशिक जो पदानुक्रम होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि नियोजन के अंदर जो पदानुक्रम का जो निर्धारण है, चाहे वो भौगोलिक प्रदेशों का हो, चाहे वो राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रदेशों का पदानुक्रम किया गया है उस दृष्टिकोण से देखें, तो प्रादेशिक जो पदानुक्रम की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब भी हम कोई जो प्रदेश होता है, जब हम उसको ज़्यादा दो तरह की जो अप्रोचेज होती हैं नियोजन के संदर्भ में, प्लानिंग के संदर्भ में, टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप तक की जो अवधारणाएं हैं, एक जो है सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है, एक डिसेंट्रलाइज या हम ये कहें कि विकेंद्रीकरण की बात करती है। तो प्रादेशिक जो पदानुक्रम है वो इन नियोजन की प्रक्रियाओं को ज़्यादा वैवाहिक रूप से लागू करने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या जो भी हमारे जो तय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक सिस्टमेटाइज तरीके से जो भी नियोजित प्रयास किए जाते हैं उसमें जो प्रादेशिक पदानुक्रम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूगोल के अंदर या राजनीतिक भूगोल के में की बात करें, या हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की भी हम बात करें, जहाँ पर राजनीतिक प्रशासनिक जो पदानुक्रम जो होता है वो देखने को मिलता है, या विभिन्न जो भी जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहाँ पर भी एक पदानुक्रम जो है हमें देखने को मिलता है। तो उसका जो उद्देश्य होता है, एक क्षेत्र के अंदर या भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें तो एक क्षेत्र के अंदर जो संसाधनों की अवेलेबिलिटी है, उन संसाधनों के आधार पर नियोजन की जो बात है, या विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में जो समन्वय की बात होती है, उस दृष्टिकोण से प्रादेशिक जो पदानुक्रम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो जो प्रादेशिकरण का जो पदानुक्रम जो होता है उसको हम विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में उनकी साइज के दृष्टिकोण से, वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, वो पॉपुलेशन के आधार पे हो सकता है, वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हो सकता है, वो राजनीतिक इकाइयों के दृष्टिकोण से हो सकता है। प्रादेशिक जो प्रबंधकीय जो संरचनाएं होती हैं, प्रशासनिक जो संरचनाएं होती हैं, उसके अंदर कार्य विभाजन के दृष्टिकोण से, उनकी जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है उसके दृष्टिकोण से जो प्रादेशिक या प्रबंधकीय प्राधिकरण की जो बात होती है वो हो सकती है। तो जब यहाँ हम पदानुक्रम जो प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, तो जो भी वृहद प्रदेश होता है उसको हम सब डिविजन्स के अंदर उसका विभाजन करते हैं, और उसके अलग अलग आधार हो सकते हैं। विभिन्न जो निम्न स्तरीय जो चरण होते हैं उनके आधार पर ये जो प्रादेशिक पदानुक्रम किया जाता है। और अगर हम भूगोल के अंदर जो विभिन्न विद्वानों की अगर हम बात करते हैं, तो इस प्रादेशिकरण उप प्रादेशिकरण के अंदर विटलेसी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लिटन का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा, और इन्होंने इस प्रदेश के पदानुक्रम या प्रदेश को उप प्रदेशों में विभाजन करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस तरह के जो सवाल हैं विभिन्न परीक्षाओं के अंदर वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं वह पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम विटलेसी की बात करें, यहाँ हम विटलेसी का पदानुक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि अगर निम्न स्तर से हम उच्च स्तर की तरफ जाते हैं तो सबसे जो नीचे का जो उप विभाजन जो होता है उसके को हम स्थानीय या लोकेलिटी की बात करते हैं। और लोकेलिटी जो होती है वो जो जिला होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको विभिन्न जो लोकली जो होते हैं या स्थानीय जो भाग होते हैं उसके अंदर उसका विभाजन किया जाता है, या स्थानीय जो भाग होते हैं उनको सम्मिलित करते हुए एक जिले का निर्माण किया जाता है। और उसी तरह से विभिन्न जिलों का जो क्षेत्र होता है उसको प्रांत में, या जो प्रांत जो होता है, जो प्रोविंस जो होते हैं, वो प्रांतों को हम जो जिले हैं उसके अंदर उसका विभाजन करते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है वो प्रभाव मंडल या रियलम की बात करते हैं, और रियलम जो होता है वो कई प्रांतों से मिलकर बनता है, या हम ये कहें कि
रियलम को या प्रभाव मंडल को कई प्रांतों में विभाजन कर दिया जाता है। तो ये एक पदानुक्रम जो है विटलेसी के द्वारा दिया गया, रियलम, देन प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट्स और लोकेलिटी। तो ये जो चार जो डिविजन्स हैं या जो प्रदेश के पदानुक्रम के दृष्टिकोण से विटलेसी ने किए। इसी तरह से लिटन की बात करें तो इन्होंने जो पदानुक्रम की बात की, इन्होंने 6 जो पदानुक्रम जो सबसे ऊपर के स्तर पर जब ये बात करते हैं लिटन के द्वारा तो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो हमने जब आपको प्रदेश और प्रादेशिकरण की बात की थी तब हमसे ये भी कहा था कि जो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, जो कॉन्टिनेंट होते हैं या ओशियंस जो होते हैं, वो एक तरह से उस पदानुक्रम के अंदर लिटन के अनुसार सबसे ऊपर होता है कॉन्टिनेंट। और उसके बाद जो मेजर जो या मेजर जो होता है उसको हम एक कंट्री के रूप में भी या एक स्टेट के रूप में भी उसको स्वीकार करते हैं। फिर मेजर से को फिर विभिन्न जो प्रोविंसेस जो होती हैं उसके अंदर बांट दिया जाता है। और जो प्रोविंसेस जो होती हैं उनको सेक्शंस में, सेक्शंस जो है उसका जो डिवीज़न है, जो पदानुक्रम है उसके नीचे उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं। और सबसे नीचे के लेवल से या हम ये कहें कि लिटन के द्वारा जो पदानुक्रम दिया गया उसमें प्रदेश की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको स्टो कहते हैं। तो इस तरह के वस्तुनिष्ठ जो सवाल हैं आपसे पदानुक्रम के संदर्भ में विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ जब हम प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो प्रदेश है, प्रादेशिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही नियोजन है। चाहे वो संसाधनों की बात हो या पॉपुलेशन की बात हो या वहाँ पर उपलब्ध जो किसी भी तरह की जो भी समस्याएं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होती हैं उसको आइडेंटिफाई कर उसको दूर करने की बात हो। तो ये जो भी पदानुक्रम किया जाता है इसका संसाधनों के वितरण के दृष्टिकोण से, कार्यों के वितरण के दृष्टिकोण से या पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सॉल्यूशन करने के दृष्टिकोण से ये जितने भी पदानुक्रम विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर किए गए, इनका उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन है या उस प्रदेश के लिए वांछित जो भी लक्ष्य हैं उनको तय समय सीमा के अंदर प्राप्त करना। चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई हमारा भविष्यकालीन लक्ष्य हो सकता है, तो वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ जब ये पदानुक्रम की हमने बात की तो प्रादेशिक नियोजन के अंदर जो भौगोलिक जो प्रदेश होता है, तो हमने पहले भी कहा था कि जब हम एक तो नेचुरल रीजन्स होते हैं और एक ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं। तो ज्योग्राफिकल जो रीजन्स होते हैं उसके अंदर जो प्रादेशिक जो इकाइयाँ होती हैं उनके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनको भी उसके अंदर समावेशित किया जाता है। तो जो भी जो नियोजनकर्ता होते हैं तो इन विभिन्न प्रकार के जो पदानुक्रम होते हैं उनको का जो प्रयोग जो किया जाता है दो विशिष्ट उसमें ध्यान रखा जाता है। एक तो भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या और राजनीतिक सह प्रशासनिक कारणों के आधार पर जो प्रदेशों का पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ हम जब भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ हम इस पदानुक्रम को समझने के लिए भारत का में जो वाटरशेड है जो अपवा क्षेत्र है, जो ड्रेनेज जो हमारा भारत का जो है उसको हम यहाँ एक भौगोलिक इकाई या भौगोलिक प्रदेश के पदानुक्रम के संदर्भ में उसका अध्ययन कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो जनसंख्या के आकार या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सामान्यतः 3 जो डिविजन्स हम देखने को मिलता है। एक तो मैक्रो रीजन्स, मीजो रीजन्स और माइक्रो जो रीजन्स होते हैं, यानी बृहद, मध्यम और जो लघु जो प्रदेश होते हैं वहाँ उनकी हम बात करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भारत में जल और जो भूमि जो संसाधन है, लैंड और वाटर रिसोर्सेज के नियोजन की जब हम बात करते हैं तो ये जो प्रादेशिकरण है, भौगोलिक जो प्रादेशिकरण की जब हम बात करते हैं पदानुक्रम के दृष्टिकोण से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाटरशेड एक जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत जो है उसको 4 प्रमुख मैक्रो वाटर रीजन्स में
अपवा के प्रदेशों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी और पश्चिमी जो प्रवाह तंत्र है। तो ये एक मैक्रो वाटर रीजन्स हो गए। पुनः इन रीजन्स को जो है मीजो रीजन्स में बांटा गया है। अगर हम सिंधु जो अपवा है उसकी बात करें तो इसको पुनः जो सिंधु जो अपवा प्रदेश जो होता है उसको 5 मीजो रीजन्स में बांटा गया है, और प्रत्येक मीजो रीजन जो होता है उसको छोटे छोटे जो माइक्रो रीजन्स जो होते हैं उनके अंदर बांटा गया है। इसी तरह से अगर हम वाटरशेड की बात करते हैं जो तो भारत का जो तात्कालिक अभी नीति आयोग की बात करें, पूर्व में वो प्लानिंग कमीशन था, तो इनके द्वारा जो है लघु प्रदेश जो होते हैं उसका जो आकार जो होता है वाटरशेड के संदर्भ में वो जो है 500 हेक्टेयर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक भौगोलिक जो पदानुक्रम विशेषकर वाटरशेड के संदर्भ में, तो जो वृहद जो नदियां हैं जिनको हम 4 बड़ी अपवा तंत्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उनको एक मैक्रो जो वाटरशेड होता है उसका उदाहरण है, और फिर उनको पुनः उसके अंदर मिलने वाली सहायक नदियाँ और उनकी भी सहायक नदियाँ, तो उसके आधार पर जो कैचमेंट जो एरिया होता है विभिन्न नदियों का, तो उसको हम मीज़ो और फिर माइक्रो जो रीजन्स हैं, जो माइक्रो रीजन्स जो होते हैं वाटरशेड के, उनका जो आकार होता है वो लगभग जो 500 जो हेक्टेयर होता है उसके बराबर होता है। तो इस तरह से ये भौगोलिक जो पदानुक्रम है हमें देखने को मिलता है, और ये नियोजन के दृष्टिकोण से चाहे वो छोटी माइक्रो इकाई जो होती है वाटरशेड की उसको देख लें, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर सॉइल इरोजन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की बात करें, तो ये सब जो विभिन्न जो मीज़ो, माइक्रो और जो मैक्रो जो रीजन्स होते हैं वहाँ किसी भी एक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, नियोजन के लिए इस तरह से पदानुक्रम जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सह प्रशासनिक जो पदानुक्रम होता है। तो राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह हम बार बार कह रहे हैं कि नियोजन और विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक तरह से हम पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, या जो संसाधन होता है उसका बेहतर प्रबंधन करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट होती है, सतत विकास की जो कॉन्सेप्ट होती है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। भारत जो कि एक फेडरल स्टेट है, संघीय व्यवस्था है, और उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम संघात्मक शासन व्यवस्थाओं की या एकात्मक शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कौन सी भौगोलिक जो कारक हैं इन प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसके निर्धारण में क्या योगदान होता है। तो हमने पूर्व में राजनीतिक भूगोल के ऊपर एक वीडियो संघात्मक और एकात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर भी आपको दिया था। तो भारत में जो नियोजन के दृष्टिकोण से एक बहुस्तरीय जो होती है नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई है, और यहाँ पॉलिटिकल और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ जो प्रत्येक जो राज्य होता है एक मैक्रो रीजन के रूप में काम करता है, फिर उसको जो डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं वो मीजो रीजन्स के रूप में काम करते हैं, और जो प्रखंड जो होता है, जो सेक्टर जो एरियाज होते हैं, या जो पंचायत जो होती है वो एक लघु स्तरीय प्रदेश का जो उदाहरण है। इस तरह से राजनीतिक सह प्रशासनिक कारकों के आधार पर एक जो पदानुक्रम है वो हमें स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट देन जो लोकल जो यूनिट्स होती है पंचायत, उस तरह से उसका पदानुक्रम हमें देखने को मिलता है। और ये जो राजनीतिक प्रशासनिक जो पदानुक्रम हम करते हैं इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि हम पावर को डिसेंट्रलाइज करें, और स्थानीय जो लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका स्थानीय संसाधनों के आधार पर और स्थानीय समस्याओं के आधार पर, स्थानीय लोगों की सहभागिता के आधार पर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम नियोजन करें, उनके लिए नीतियों का निर्माण करें। तो इस तरह के जो प्रयास हैं हमारे यहाँ पर राजनीतिक सह प्रशासनिक कारकों के आधार पर जो प्रादेशिकरण का जो पदानुक्रम जो किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से ये बेसिक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो प्रादेशिक पदानुक्रम के संदर्भ में, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं आप लोगों को भले ही अभी इंटरेस्टिंग ना लगता हो,
लेकिन जब आप बड़ी एग्जाम्स देते हैं, विशेष चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आप यूपीएससी हो, तो इस तरह की जो अप्रोच जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप खुद क्या सोचते हैं, आपके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई चीज़, आपको एक विज़न ओरिएंटेड कोई अप्रोच की डिमांड की जाती है, तो इस तरह का नियोजन के संदर्भ में जो पदानुक्रम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप अध्ययन भी करते हैं किसी विषय का, तो आप एक स्ट्रेटेजी के तहत करते हैं। आपके पास कोई पेपर है, आप उसके सिलेबस को देखते हो, फिर उस सिलेबस को टुकड़ों में जो है डिवाइड करते हो, और उस प्लानिंग के तहत आप उस पेपर को तैयार करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आप एक बेहतर रिजल्ट अचीव कर सके। ठीक यही प्रादेशिक जो पदानुक्रम है उसका उद्देश्य भी यही है कि हम विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का, उन विभिन्न जो स्थानीय जो फैक्टर्स हैं उनके आधार पर उसका सॉल्यूशन करें, एक नियोजित प्रक्रिया को हम अपनाएं, और एक विकेंद्रीकरण की जो भावना जो होती है वो हमें देखने को मिले। तो ये एक तरह से नियोजन के दृष्टिकोण से ये जो प्रादेशिक जो पदानुक्रम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है नियोजन में, या नियोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर। और जब भी कोई, चाहे पहले योजना आयोग हो या वर्तमान में नीति आयोग हो, या विभिन्न स्टेट्स के अंदर जो नियोजन की जो इकाइयां होती हैं, उनका उद्देश्य भी यही होता है कि एक पदानुक्रमिक जो व्यवस्था है उसको अपनाएं, और विभिन्न जो बहुस्तरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कार्य विभाजन कर एक समन्वित प्रयास करते हुए एक वांछित उद्देश्य की हम प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।